डियर स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक पर सोशलॉजिस्ट पर वर्णन होने जा रहा है वह सोशलॉजिस्ट है लुईस अल्थुजर साहब। लुईस अल्थुजर साहब का जन्म जो है 1918 और उनकी मृत्यु 1990 में हो गया, यानी 72 ईयर्स इनका कार्यकाल रहा। माने जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो कार्यकाल रहा इनका 72 ईयर्स का रहा। अब इनकी जीवन गाथा और इनकी कृति का अध्ययन करेंगे, जो हर एक समाजशास्त्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण और उपयोगी है। 20वीं शताब्दी के सर्वाधिक मौलिक और प्रखर फ्रांसीसी नव मार्क्सवादी सामाजिक दार्शनिक एवं चिंतक लुईस अल्थुजर साहब ने मानविकी और सामाजिक विज्ञानों में एक करिश्माई किंतु अत्यंत विवादास्पद सिद्धांतकार के रूप में अपनी छाप अंकित की है। कई दृष्टियों से मार्क्सवादियों में उनकी पहचान वही है जो कभी समाजशास्त्रियों में टॉलकट पार्सन साहब की रही है। राजनीतिक दृष्टि से उनकी कृतियों को मार्क्सवाद के विकृत स्टालिनवादी विश्लेषण और आलोचना के रूप में देखा जाता है, किंतु अल्थुजर साहब कई मामलों में स्टालिनवाद की तत्कालीन मार्क्सवादी आलोचनाओं से भिन्न विचार रखते थे। वे स्टालिनवाद की तत्कालीन मार्क्सवादी आलोचनाओं से भिन्न विचार रखते थे। वे स्टालिनवाद की मात्र शब्द आडंबरी मानवतावादी नैतिक निंदा में विश्वास नहीं करते थे। इस संदर्भ में उन्होंने मानवतावादी मार्क्स के पैरोकारों जैसे सात पोंटी गारुडी आदि की तीव्र आलोचना की। उनका कहना था कि स्टालिनवादी मार्क्सवाद की निंदा करना मात्र पर्याप्त नहीं है। वे चाहते थे कि समस्त ऐतिहासिक प्रक्रिया और स्टालिनवादी के कारणों और परिणामों का सूक्ष्म वैज्ञानिक विश्लेषण विचार किया जाए। अल्थुजर साहब का जन्म अल्जीरिया में हुआ था, किंतु अपने माता पिता के साथ वे फ्रांस में आ गए। उनकी आत्मकथा के अनुसार उनकी बाल्यावस्था बड़ी उलझनों से भरी हुई थी। घर का वातावरण निरंकुश और हृदयहीन दूर के पिता और दंभित कामुकता की शिकार और सनकी माता के विरोधी संबंधों से भरा रहता था, किंतु वे अपने माँ के प्यार में अभिभूत थे। उनका पालन पोषण एक कैथोलिक के रूप में हुआ था। द्वितीय युद्ध की अधिकांश अवधि में उन्होंने युद्धबंदी के रूप में जर्मनी के पीरा शिविर में रहना पड़ा। युद्ध के बाद सन 1948 में उन्होंने पेरिस के सुप्रसिद्ध संस्थान इकोल नॉर्मल में एक विद्यार्थी एक रूप दाखिल किया और इसी समय उन्होंने फ्रांसीसी साम्यवादी दल की सदस्यता ग्रहण कर ली, किंतु शुरू से ही दल के संगठन से अल्थुजर का मतभेद रहा। स्वतंत्र विचारों के होने के कारण बौद्ध दल के नेता और दल के सिद्धांतकारों के साथ उनकी नैतिक नोकझोंक होती रहती थी। अल्थुजर साहब का समस्त व्यक्तिगत जीवन बड़ा अशांतिमय वातावरण में बीता। अल्थुजर साहब का जो व्यक्तिगत जीवन था वो बहुत उथल-पुथल में बीता। प्रारंभ में माता पिता के बीच मनमुटाव और बाद में पत्नी के साथ भी तनावपूर्ण संबंधों ने उनमें मानसिक अस्थिरता उत्पन्न कर दी, जिसके कारण उनके विचारों में निरंतर बदलाव आता रहा। अपनी व्यक्तिगत उलझनों और पागलपन की बीमारी जो उनके जीवन में हर समय रही के कारण उन्हें काफ़ी दुख झेलने पड़े। उनकी आत्मकथा बताती है कि वे एक लंबे अरसे तक मानसिक रूप में
अस्थिर रहे। गहरे अवसाद के कारण उन्होंने अपनी पत्नी हेलेन की हत्या कर दी थी, जिसके कारण जीवन का अंतिम दशक उन्हें पेरिस के एक मानसिक अस्पताल में रहकर अज्ञातवास में बिताना पड़ा। अल्थुज़र साहब को एक और नव मार्क्सवादी और दूसरी ओर उन्हें संरचनात्मक मार्क्सवादी विचारक माना जाता है। एक नव मार्क्सवादी के रूप में उन्होंने रूढ़िवादी मार्क्सवाद की धारणाओं जैसे आर्थिक निर्धारणवाद, इतिहासवाद, मानवतावादी मार्क्स आदि को चुनौती दी और मार्क्सवाद को एक नए ढांचे में ढालने का यत्न किया। ये मार्क्सवाद को एक ऐतिहासिक और सामाजिक विज्ञान के रूप में प्रस्तावित करना चाहते थे। मार्क्स को मानवतावादी दार्शनिकों के विचारों के चंगुल से छुड़ाने और सच्चे मार्क्स की स्थापना के लिए अल्थुज़र साहब को हथियारों के रूप में कुछ नए उपागमों की ज़रूरत थी। इन हथियारों के रूप में अल्थुज़र साहब ने 2 उपागमों का प्रयोग किया। ये उपागम है, पहला विज्ञान का ऐतिहासिक दर्शन और दूसरा हो गया संरचनावाद। अपने इन दोनों हथियारों को लेकर युद्ध स्थल के लिए निकल पड़े और घमासान करने के इरादों से उन्होंने सन 1960 से 65 के बीच श्रृंखलाबद्ध कई लेख लिखे, जो बाद में फॉर मार्क्स 1966 और रीडिंग कैपिटल 1970 के नाम से 2 पुस्तकों के रूप में प्रकाशित हुए। अल्थुज़र साहब की ये दोनों कृतियाँ उनके द्वारा और उनके साथियों द्वारा मार्क्स साहब के साहित्य का पुनर्अध्ययन का प्रतिफल है। इस पुनर्अध्ययन द्वारा एक और उन अवधारणाओं को खोजने का यत्न किया गया है जो मार्क्स साहब के इतिहास के विज्ञान की निश्चित व्याख्या प्रस्तुत करती थी। तो दूसरी ओर उन्होंने विज्ञान की प्रवृत्ति के दार्शनिक चिंतन को समझने और ज्ञान द्वारा चिंतन के अन्य रूपों में अंतर बताने का प्रयास किया है। अल्थुज़र साहब ने अपने उपरोक्त दोनों ग्रंथों द्वारा अन्य में फॉर मार्क्स, रीडिंग कैपिटल, लेनिन एंड फिलॉसफी, मार्क्स की अवधारणा, उत्पादन की शक्तियाँ, उत्पादन संबंध, उत्पादन के स्वरूपों के प्रकार, विचारधारा, राज्य, सामाजिक विन्यास आदि की नए ढंग से व्याख्या कर उनकी नई परिभाषाएं गढ़ी और उनका अपने विश्लेषण में यथास्थान प्रयोग किया। मार्क्स की अवधारणाओं को नए रूप में परिभाषित करते समय अल्थुज़र साहब ने रूढ़िवादी मार्क्सवादी सिद्धांत की कमजोरियों और असफलताओं को भी उजागर किया, जिनका विवेचन इसी लेख में यथास्थान किया गया है। मार्क्स की अवधारणाओं की पुनर्व्याख्या का अल्थुज़र का उद्देश्य मानवतावादी दार्शनिकों द्वारा की गई। मार्क्स की मनगढ़ंत व्याख्या से मार्क्स को उबार कर सच्चे मार्क्स की छवि को प्रस्तावित करना था। मार्क्सवाद की वैज्ञानिक आधार पर प्रतिष्ठित करने के लिए एक सामाजिक और ऐतिहासिक विज्ञान के रूप में अल्थुज़र साहब ने विज्ञान को भी अपने नए ढंग से व्याख्या की है। उन्होंने विज्ञान को एक ऐसे सामाजिक व्यवहार के रूप में माना जिसके द्वारा ज्ञान की रचना की जाती है, किंतु साथ ही उन्होंने मार्क्सवादी भौतिकवादी परंपरा के इस विचार पर भी बल दिया कि विश्व संबंधी ऐतिहासिक और सामाजिक रूप से निर्मित ज्ञान के पूर्व भी स्वतंत्र रूप में वास्तविक संसार विद्यमान रहा है। विचारधारा भी स्वतंत्र रूप में विद्यमान इस स्वतंत्र रूप में वास्तविक संसार विद्यमान रहा है। विचारधारा भी स्वतंत्र रूप में विद्यमान इस यथार्थ का ही संकेत देते हैं, किंतु विचारधारा का रूप विज्ञान से थोड़ा भिन्न होता है। विचारधारा का रूप जो है विज्ञान से थोड़ा भिन्न होता है। विचारधारा स्वयं व्यक्तिगत कर्ताओं को अपने आप को तथा उस समाज के साथ उनके संबंधों को जानने का भी एक तरीका है जिसमें कर्तागण रहते हैं। जानने का यह सही या गलत तरीका मुख्यतः हमारे वास्तविक व्यवहार को निर्देशित करता है।
अल्थुजर साहब ने किस आधार पर नव मार्क्सवाद का प्रवर्तन किया? दूसरे शब्दों में उनके द्वारा रूढ़िवादी मार्क्सवाद को जो चुनौतियां दी गई है उसके बारे में उनके क्या तर्क हैं? इन प्रश्नों के उत्तर तथा उनके द्वारा उनके साथियों द्वारा मार्क्स की कृतियों के पुनर्अध्ययन से प्रकट हुए हैं। अपनी पुनर्अध्ययन की प्रक्रिया की निष्पत्ति के रूप में अल्थुजर साहब ने माना है कि मार्क्स एक नहीं है अपितु दो मार्क्स हैं, एक तरुण या प्रारंभिक मार्क्स, दूसरा प्रौढ़ या सच्चा मार्क्स। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध कृति फॉर मार्क्स में उपरोक्त विचार की खुलासा करते हुए लिखा है कि सन 1845 से पहले की मार्क्स की कृतियां इसके बाद की उनकी कृतियों से काफ़ी हटकर है। ये दोनों दृष्टिकोण इतने भिन्न हैं कि इनमें निरंतरता की तलाश करना बेकार है। अतः सन 1845 के पहले का मार्क्स तरुण मार्क्स, उसके बाद का मार्क्स प्रौढ़ मार्क्स है। अल्थुजर साहब ने लिखा है कि मार्क्स को समझने के लिए उनके द्वारा लिखे ग्रंथों के शब्दों की तह में जाना आवश्यक है। शब्दों के ऊपरी तौर अर्थों को जानने मात्र से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। इसके लिए उन्होंने मार्क्स के लाक्षणिक अध्ययन अर्थात शब्द के छुपे हुए अर्थों को जानने पर बल दिया है। अल्थुजर साहब ने स्वीकार किया है कि प्रारंभिक मार्क्स मानवतावादी थे। वे निश्चित रूप में फॉरवर्कवादी थे। फॉरवर्क ने व्यक्ति को विश्व का केंद्र माना। प्रारंभिक मार्क्स तरुण मार्क्स के दार्शनिक मानवतावाद को अल्थुजर ने ऐसा पूर्ववर्ती वैज्ञानिक चिंतक मानकर अस्वीकार कर दिया जो इतिहास को उत्तरोत्तर मानवीय आत्मज्ञान प्राप्त करने के एक रूप में देखता है। मार्क्स साहब की इन कृतियों में हीगल के प्रभाववश अलगाव की समस्या को प्रमुखता दी गई और नैतिकतावादी और मानवतावादी पक्षों को उभारा गया है। अल्थुजर कहते हैं कि मार्क्स उस समय मार्क्स ही नहीं थे। वास्तविक सच्चे मार्क्स का उदय तो तब होता है जब वे हीगलवादी, फॉरवर्कवादी, आर्थिक निर्धारणवाद और मानवतावादी संदेहास्पद नियंत्रणों से मुक्त हो जाते हैं। इसके बाद की कृतियों में ही वैज्ञानिक मार्क्सवाद के दर्शन होते हैं। अल्थुजर इसे ही सच्चा मार्क्सवाद मानते हैं। वास्तव में मानवीय इतिहास को समझने के नवीन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की उत्पत्ति की शुरुआत ही मार्क्स के लेखनों में प्रारंभिक दार्शनिक स्थिति को छोड़ने के बाद ही उत्पन्न हुई है। ऐतिहासिक भौतिकवाद ने इस नए दृष्टिकोण का विकास वस्तुतः मार्क्स के बाद के लेखनों में हुआ। प्रारंभिक मार्क्स और बाद वाले सच्चे मार्क्स के बीच चिंतन के स्वरूप में उत्पन्न हुए इस परिवर्तन को अल्थुजर साहब ने ज्ञान मीमांसीय दरार या अंतराल कहा है। इस अवधारणा के अनुसार तरुण मार्क्स की कृतियां उनके मानवतावादी और स्वप्नदर्शी रूप को प्रदर्शित करती है। और वे सच्चे मार्क्सवाद, वैज्ञानिक मार्क्सवाद का प्रतिनिधित्व नहीं करते। इसके विपरीत प्रौढ़ मार्क्स की कृतियों में इतिहास के वैज्ञानिक सिद्धांत के नए दर्शन का सूत्रपात हुआ है। इस नए दर्शन के अनुसार इतिहास के स्वरूप निर्धारण में मनुष्य व्यक्ति की भूमिका नगण्य है और उत्पादन की शक्तियाँ, उत्पादन के संबंध और उसके अंतर्विरोध ही ऐतिहासिक परिवर्तन की प्रेरक शक्तियों के रूप में मुख्य भूमिका अदा करते हैं। मार्क्स साहब के ऐतिहासिक भौतिकवाद की धारणा इसी मूल विचार पर आधारित है। अल्थुजर साहब के इन विचारों ने एक मार्क्सवादी सिद्धांतकार के रूप में उनमें संरचनावाद के प्रति रुझान पैदा किया। जैसा पहले लिखा गया है कि प्रारंभिक मानवतावादी मार्क्स संबंधी भ्रांतियों का निराकरण करने और सच्चे मार्क्स को स्थापित करने के लिए
अल्थुजर साहब ने दो हथियारों यथा पहला विज्ञान के ऐतिहासिक दर्शन और दूसरा संरचनावाद का प्रयोग किया है। अल्थुजर साहब ने इस दूसरे हथियार की मानविकी और सामाजिक विज्ञानों में खोज निकाला, जहां इसका प्रयोग बहुत पहले से ही हो रहा था। संरचनावादी उपमागमों के सहारे मनोविज्ञान, भाषा विज्ञान, मानवशास्त्र और समाजशास्त्र पहले से ही अपने क्षेत्रों में मानवतावाद से लड़ाई लड़ रहे थे। दुर्कheim साहब का बहुचर्चित यह निर्देश कि सामाजिक तत्वों को वस्तुओं के रूप में देखा जाना चाहिए, और भाषा वैज्ञानिक सोसरो का यह विचार कि भाषा एक सामाजिक तत्व है जिसका अस्तित्व भाषा के प्रयोगकर्ता के अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों से स्वतंत्र होता है, ने अल्थुजर को अपनी ओर आकर्षित किया है। इस दोनों की गणना संरचनावाद के संस्थापकों में की जाती है। इधर अल्थुजर साहब के समकालीन दिग्गज आधुनिक संरचनावादी मानवशास्त्री लेवी स्ट्रॉस के विचारों ने भी उन्हें संरचनावाद की ओर कदम बढ़ाने में सहारा दिया, किंतु ऐसा माना जाता है कि उन पर सर्वाधिक प्रभाव जैक लेगन लाका द्वारा विकसित फ्रायडवादी मनोविश्लेषण की संरचनावादी व्याख्या को पड़ा है। इन्हीं सभी प्रभावों के सम्मिलित प्रभाव ने आखिरकार अल्थुजर को एक संरचनावादी मार्क्सवादी बना दिया। यद्यपि स्वयं अल्थुजर ने अपने आप को एक संरचनावादी मानने से बार बार इनकार किया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अल्थुजर साहब ने एक विज्ञान के रूप में मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद की पुनर्रचना करने में संरचनावादी अवधारणाओं का प्रयोग किया है। ऐतिहासिकतावाद विरोधी के रूप में अल्थुजर ऐतिहासिकतावाद विरोधी के रूप में अल्थुजर सच्चे मार्क्स अर्थात वैज्ञानिक मार्क्सवाद को स्थापित करने में अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अल्थुजर साहब ने दो प्रमुख भ्रांतियों अर्थात पहला मानवतावादी मार्क्स और दूसरा ऐतिहासिकतावादी मार्क्स को तोड़ने का पूरा प्रयास किया है। अल्थुजर साहब के अनुसार हीगल की आदर्शवादी परंपरा में मार्क्स को मानवतावादी मानना सरासर एक बड़ी अक्षम भूल है। इसी प्रकार उन्होंने मार्क्स को फॉरवर्कवादी भी मानने से इनकार कर दिया। अल्थुजर साहब मार्क्स को उन अर्थ में ऐतिहासिकतावादी नहीं मानते जिस अर्थ में साम्यवादी आंदोलनों के पैरोकार मानते हैं। साम्यवाद समर्थक विद्वान मानते हैं कि इतिहास हमारे साथ है और अंततः विजय कामगार वर्ग की होगी। ऐसी सोच रखने वाले यह मानते हैं कि यह ऐतिहासिक प्रक्रिया का एक अंग है। अल्थुजर साहब ने इसी सारी सोच पर प्रहार करते हुए इसे अमार्क्सवादी अनमार्क्सिस्ट कहा है। वे कहते हैं कि ऐतिहासिक प्रक्रियाएं मुक्त प्रकृति की होती है और ऐतिहासिक परिवर्तन समाज के अंतर विरोधों के कारण एक दूसरे के नज़दीक आने और घुलन मिलन का परिणाम होता है। अतः क्रांतियों को पूंजीवाद के विकास का एक अपरिहार्य परिणाम मानना निरी भूल है। इन्हें अपवादी घटनाओं के रूप में देखा जाना चाहिए। लियोटार्ड जैसे आधुनिकतावादी लेखक ने मार्क्सवाद जैसे महावृत्तांतों में फैले हुए व्यापक विश्वासों के अंत की घोषणा की है। मानवतावाद विरोधों के रूप में अल्थुजर साहब की प्रसिद्धि अथवा कुरीतियाँ उनकी मानवतावाद विरोध की प्रसिद्ध उक्ति से हुई है। किसी भी अर्थ में सामाजिक दशाओं की अपेक्षा व्यक्ति महत्वपूर्ण होते हैं तथा समाज का ऐसे समष्टि के रूप में मानना जो अपेक्षाकृत स्वतंत्र स्तरों सांस्कृतिक, राजनीतिक, विधिक आदि द्वारा निर्मित होती है, जिसकी अभिव्यक्ति के रूप अथवा प्रभावकता का निर्धारण अंततः अर्थव्यवस्था से होता है। इन विचारों का विरोध कर अल्थुजर साहब ने मार्क्सवाद के भीतर और बाहर के कई विद्वानों का गहरा आघात पहुंचाया है। अल्थुजर साहब के विचारानुसार ऐसे व्यक्तिगत कर्ता का अब कोई महत्व नहीं है जो पूर्ण सजगता से ऐसे सामाजिक संबंध बनाता है जो सामाजिक संरचना द्वारा निर्धारित होते हैं।
इनके स्थान पर प्रत्येक व्यक्ति व्यवस्था का मात्र एक अभिकर्ता बन जाता है। अल्थुजर साहब ने मार्क्सवादी मानवतावाद की भी आलोचना की है। मानवतावाद के कई अर्थ और स्वरूप हैं: नैतिक मानवतावाद, दार्शनिक मानवतावाद और स्वेच्छाचारी मानवतावाद। नैतिक मानवतावाद से तात्पर्य ऐसे मूल्यों के समूह से है जो मानव को गैर मानवीय जीवों, पारिस्थितिकी केंद्रीय मूल्यों की सेवा और उसके कल्याण के प्रति सजग और प्रतिबद्ध होता है, और जो ईश्वर की अपेक्षा जीव जगत को अधिक महत्व देता है। अल्थुजर साहब मानवतावाद के इस अर्थ और स्वरूप का विरोधी नहीं है। वास्तव में स्टालिन की ज्यादतियों, भूलों और अपराधों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करते उन्होंने कहा है कि इस प्रकार का मानवतावाद एक यथार्थ ऐतिहासिक स्वीकृति है। द्वितीय दार्शनिक मानवतावाद एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में इतिहास की दार्शनिक समझ है जो मानव जाति को पूर्ण विकास का परिणाम मानता है और जो व्यक्ति को केंद्र में रखते हुए स्वयं मनुष्यों को ऐसी अभिकर्तागण मानता है जो अपना विकास करने में सक्षम होता है। दूसरे शब्दों में, मानव का आत्म विकास ही इतिहास है। मानव प्रगति के अनेक दार्शनिक स्वरूपों मानवतावाद के इसी रूप को स्वीकार किया गया है। फॉरबक और स्वयं तरुण मार्क्स के विचारों में मानवतावाद का यह रूप प्रतिबिंबित हुआ है। अल्थुजर साहब ने मानवतावाद के इस रूप के प्रति अपना विरोध प्रकट किया है और इसी आधार पर वे मानवतावाद विरोधी बन गए। तृतीय स्वेच्छाचारी मानवतावाद में समाजशास्त्री अथवा ऐतिहासिक व्याख्या में व्यक्तिगत मानव प्राणियों की इच्छाओं, सजग अभिकर्ता को प्राथमिकता दी जाती है। इस प्रकार के मानवतावाद को कभी कभी स्वेच्छावाद वालिस्टिक भी कहा जाता है। इस प्रकार के मानवतावादी रूप को शास्त्र के अस्तित्ववाद, मुख्यधारा के अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र के तार्किक चयन, रेशनल चॉइस के सिद्धांत को प्रस्फुटित होते देखा जा सकता है। अभी हाल में एंथोनी गिडिन्स के परावर्तक आधुनिकीकरण के विचारों में भी इस प्रकार के मानवतावाद के दर्शन किए जा सकते हैं। अल्थुजर और उसके साथी संरचनावादियों ने ऐसे विचारों का कड़ा विरोध किया है। आर्थिक निर्धारणवाद के आलोचक के रूप में अल्थुजर अपनी पुस्तक रीडिंग कैपिटल में अल्थुजर और उनके साथियों ने मार्क्स के इतिहास और समाज के बाद के दृष्टिकोण, फ्रोड मार्क्स के संदर्भ में मार्क्स की मुख्य अवधारणाओं की सर्व चिकित्सा की है। आर्थिक संरचना अथवा उत्पादन के ढंग का विश्लेषण, कुछ तत्वों के समूह, श्रम के साधन, वे वस्तुएं जिन पर कार्य किया जाता है, श्रमिक और वर्ग समाजों में ऐसे मालिक जो काम नहीं करते हैं, कैसे समन्वय के रूप में किया है जो दो भिन्न प्रकार के संबंधों से बंधे होते हैं। पहला, उत्पादन के कार्य के लिए आवश्यक संबंध, दूसरा मालिकाना संबंध जिनके द्वारा मालिकों का वर्ग अतिरिक्त संपदा को प्राप्त करता है। इन संबंधों के विश्लेषण में अल्थुजरवादियों ने बहुत कुछ वही बात कही है जो रूढ़िवादी मार्क्सवादियों ने कही है। इन दोनों प्रकार के विचारकों में जो अंतर दिखाई देता है वह आर्थिक निर्धारणवाद की धारणा को लेकर है। अल्थुजरवादियों ने स्पष्ट तौर पर आर्थिक निर्धारणवाद को नकारा है। वे कहते हैं कि संपूर्ण समाज कुछ विशिष्ट संरचनाओं अथवा व्यवहारों, प्रैक्टिस से बना होता है जिनमें अर्थव्यवस्था भी एक है। व्यवहार के अनुरूप वैचारिक, राजनीतिक और सैद्धांतिक वैज्ञानिक होते हैं। इनमें से प्रत्येक व्यवहार का अपना एक यथार्थ, अपने अंतर विरोध होते हैं, जैसे विद्यार्थी और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच संघर्ष या महिलावादी आंदोलन के रूप में वैचारिक संघर्ष। ये सभी अपने अपने ढंग से सामाजिक प्रक्रियाओं के बहाव को बनाए रखने में अपना योगदान करते हैं। अतः अल्थुजर साहब ने समाज की रचना और संचालन में आर्थिक प्रक्रिया
अर्थव्यवस्था को रूढ़िवादी मार्क्सवादियों की भांति एकमात्र सर्वोपरि प्रक्रिया न मानकर अन्य प्रक्रियाओं के साथ एक प्रक्रिया माना है। किंतु उन्होंने मार्क्स के इस विचार से अवश्य सहमति प्रकट की है कि आर्थिक संरचनाएं कुछ अंशों में मूलभूत होती है, इनकी महत्ता अन्य प्रक्रियाओं से थोड़ी अधिक होती है। अल्थुजर के अनुसार मार्क्स का सबसे बड़ा योगदान इतिहास में सर्वप्रथम उनकी उत्पादन के ढंग और विशेष रूप में पूंजीवादी उत्पादन के ढंग, अतिरिक्त मूल्य, विनिमय मूल्य और फंड कमिटी की धारणाओं से जुड़ी अवधारणाएं हैं। इतिहास के विज्ञान की खोज उनकी दूसरी प्रमुख अवधारणा है। इतिहास के विज्ञान से तात्पर्य ऐतिहासिक भौतिकवाद के साथ साथ द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से है। ऐतिहासिकतावाद इसके विरोध में विपरीत यह भुला देता है कि मार्क्सवाद एक दर्शन भी है, और मानवतावाद यह भुला देता है कि मार्क्स ने एक विज्ञान को जन्म दिया जिसे हम इतिहास का विज्ञान कहते हैं। इसे उत्पादन के ढंग के इतिहास के रूप में समझा जाना चाहिए। अतः मार्क्स की दृष्टि में समाज जैसी कोई चीज़ नहीं है। मार्क्स की दृष्टि में समाज जैसी कोई चीज़ नहीं, अपितु ये उत्पादन के विभिन्न ढंग है, यह जो इतिहास में उदित होते रहते हैं और जो संरचित सामाजिक समष्टि के अपेक्षाकृत विभिन्न स्वतंत्र स्वरूपों में हमेशा विद्यमान रहते हैं। अल्थुजर साहब के उपरोक्त समस्त विचारों को हम अति संक्षेप में निम्न बिंदुओं में प्रस्तुत कर सकते हैं। अल्थुजर साहब परंपरागत मार्क्सवाद की आधारबेस और अधिसंरचना सुपर स्ट्रक्चर विषय संबंधी अपनी आलोचना के लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि आधार अर्थात आर्थिक उत्पादन प्रणाली द्वारा अधिसंरचना अर्थात राजनीति, कानून, नैतिक आदर्श, विचार, धर्म आदि का निर्धारण नहीं होता, जैसा कि मार्क्स ने माना है। मार्क्स के अनुसार जब आधार में मौलिक परिवर्तन होता है तब अधिसंरचना में ही बदलाव आ जाता है। अल्थुजर साहब ने मार्क्स के इस प्रतिरूप मॉडल को यथावत स्वीकार नहीं किया और इसमें संशोधन परिवर्तन किया, क्योंकि मार्क्स के इस प्रतिरूप में आर्थिक निर्धारणवाद की गंध आती थी, जिसके प्रति उनकी कई आपत्तियां थीं। उन्होंने विचारधारा और राजनीति जैसे अधिसंरचनात्मक तत्वों को मात्र आर्थिक आधार का प्रतिबिंब मानने के स्थान पर एक ऐसी योजना प्रस्तुत की जिसमें विचारधारा और राजनीति को अर्थव्यवस्था के अस्तित्व की दशाओं के रूप में स्वीकार किया जाता है। अल्थुजर साहब ने आंशिक रूप में उत्पादन के ढंग की अवधारणा में भी रुचि प्रकट की, क्योंकि वे इस अर्थव्यवस्था, विचारधारा और राजनीति के जटिल संबंधों की अभिव्यक्ति मानते हैं। अल्थुजर साहब ने मार्क्स और एंगल्स की पुस्तकों के उदाहरणों के साथ साथ समकालीन प्रतिष्ठित संरचनावादियों के विचारों का सहारा लेते हुए कहा, समाज आर्थिक, वैचारिक और राजनीतिक व्यवहारों का एक व्यवस्थित सम्मिश्रण है, जिन्हें एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, और संपूर्ण की स्वरूप रचना में प्रत्येक का अपना एक विशिष्ट महत्व है। मार्क्सवाद के सैद्धांतिक ढांचे के संदर्भ में इसका अर्थ यह है कि आधार और अधिसंरचना के तत्व आपस में अव्यवस्थित रूप में जुड़े हुए हैं। इनमें से किसी एक तत्व अर्थात आधार को संपूर्ण परिवर्तन का मूल कारक मानना बुद्धि संगत नहीं है। अतः अल्थुजर के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का कोई एक कारण नहीं है, जैसा कि मार्क्स मानते हैं, अपितु अनेक कारण हो सकते हैं। अल्थुजर साहब के विचारधारा की प्रकृति को भी पुनर्भाषित करने का यत्न किया है। उन्होंने कहा कि विचारधारा को एक मिथ्या धारणा, जैसा कि पारंपरिक विश्लेषण में माना गया है, की अपेक्षा एक वास्तविक सामाजिक संबंध या व्यवहार माना जाना चाहिए। वे कहते हैं कि विचारधारा मिथक नहीं है, जैसा मार्क्स ने माना है, यह एक यथार्थ है। अल्थुजर साहब का सर्वाधिक विशेष योगदान उनकी वैचारिक राज उपकरण की अवधारणा है, जो संभवतः उन्होंने एंटोनी ग्राम्शी से ली है। अल्थुजर साहब के अनुसार पूंजीवादी समाजों का अधिक समय तक चलने के लिए आवश्यक है कि उत्पादन के ढंगों का पुनर्निर्माण किया जाए।
यह आवश्यकता वैचारिक राज्य उपकरणों जैसे मीडिया और शिक्षा की संस्थाओं द्वारा पूरी की जाती है। अल्थुजर साहब ने मार्क्स के ऐतिहासिकवाद को न केवल गलत माना अपितु इसकी कड़ी आलोचना भी की है। इतिहास के बारे में यह धारणा कि इसका विकास एक रेखा में एक स्तर से दूसरे स्तर में क्रमिक रूप से होता रहता है। पारंपरिक मार्क्सवादी इसी धारणा का अनुसरण करते हुए यह मानते हैं कि मानव जाति धीरे धीरे कई स्तरों से गुजरती हुई साम्यवादी स्तर पर पहुँचेगी। अल्थुजर साहब ने इसे एक ऐतिहासिक विचार न मानने से अस्वीकार किया है और उन्होंने इतिहास संबंधी ऐतिहासिकतावाद विरोधी दृष्टिकोण को उजागर किया जो उनके अनुसार मार्क्स के बाद के लेखनों में मौजूद है। अल्थुजर साहब के सबसे विवादास्पद विचार सैद्धांतिक मानवतावाद और व्यक्ति और समाज के संबंधों के बारे में है। उन्होंने उन सिद्धांतों की तीव्र आलोचना की जो व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूहों जैसे वर्ग की विशेषताओं के आधार पर मानवीय व्यवहार की व्याख्या करते हैं। उनके अनुसार व्यक्तियों को सामाजिक संबंधों की संरचनाओं के प्रतिनिधियों या निर्माण करने वालों के रूप में देखा जाना चाहिए। मार्क्स का इतिहास के प्रति अपनाया गया यह दृष्टिकोण इतिहास मानव के आत्म विकास की एक प्रक्रिया अस्वीकार करने योग्य है। सामाजिक जीवन के आधार या स्रोत के रूप में उनके स्वायत्त पूर्ण व्यक्तिगत एजेंसी के विचार को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। अल्थुजर साहब की व्यक्तिगत सत्ता को ऊपरी तौर पर नकारने की स्थिति में मार्क्सवाद और गैर मार्क्सवादी दोनों प्रकार के सामाजिक विचारकों में तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न की है। अल्थुजर साहब की दृष्टि में बड़े स्तर पर होने वाले ऐतिहासिक बदलाव हमेशा आकस्मिक होते हैं और हमेशा किसी सामाजिक प्रणाली को प्रभावित करने वाले अनेक विरोधों के अति निर्धारण या संघनन की प्रक्रिया या आपवादिक परिणाम होते हैं। अतः इस अर्ध धार्मिक धारणा अर्थात इतिहास का रुख हमारी ओर है कि उक्ति का मार्क्सवादी इतिहास की व्याख्या में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। मार्क्स को नए रूप में प्रस्तुत करने की योजना का क्या हासिल हुआ उनकी स्थिति उत्तर देना इतना सरल नहीं है जितना सामान्यतः समझ लिया जाता है। अल्थुजर के तीव्र आलोचक भी हैं और साथ ही उसके निष्ठावान पैरोकार भी, किंतु इसमें संदेह नहीं है कि अल्थुजरवाद की आज वह स्थिति नहीं है जो सन 1960 और 70 के दशक के बीच थी। एक मार्क्सवादी के रूप में उनकी लोकप्रियता में तब कमी आ गई जब सन 1970 के दशक में उत्तरार्ध में मार्क्सवादी सिद्धांत का पतन शुरू हो गया। अल्थुजरवादी सामाजिक सिद्धांत जिसे उन्होंने विकसित किया था वह भी उद्योगवाद से प्रेरित 19वीं सदी की विश्व सृष्टि को हिलाने में कमज़ोर साबित हुआ। उनकी पारंपरिक समाजशास्त्र के क्षेत्र में जो काफ़ी आलोचना हुई जिसके कारण समाजशास्त्र में उनकी प्रतिष्ठा को आँच आई है, साथ ही समाजशास्त्र में उनके प्रभाव में भी कमी आई। उनकी आलोचना के कई आधार रहे जिनमें प्रमुख मुद्दे सार्थक और विपरीत साक्ष्यों के प्रति उनका घोर उपेक्षा भाव, उनकी कट्टरवादिता एवं मतांतर तथा मूल मार्क्सवादी सिद्धांत से विचलन, विशेष रूप में अर्थव्यवस्था की सर्वोपरिता के विचार को उनके द्वारा स्वीकार किया जाना आदि रहे हैं। अल्थुजर साहब की इन आलोचनाओं के उपरांत भी उनके विचारों ने साहित्य, राजनीतिक, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, नारीवादी सामाजिक सिद्धांत, ज्ञान मीमांसा, विकास का समाजशास्त्र, सांस्कृतिक अध्ययन और यहाँ तक कि फिल्म आलोचना जैसे ज्ञान के कई विविध क्षेत्रों को प्रभावित किया। लगभग 2 दशकों तक मानविकी और सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में अल्थुजरवादी मार्क्सवाद ने अध्ययन और शोध के कई क्षेत्रों को परिवर्तित किया। अल्थुजर ने अपने संरचनावाद में उत्तर आधुनिकता, उत्तर संरचनावाद के कुछ मुद्दों का पूर्वाभास कर उन्हें भी सम्मिलित किया जिनका पर उनके 2 प्रतिभावान विद्यार्थियों दरिदा और फूको के विचारों के प्रतिबिंबित देख सकते हैं। वैचारिक या सांस्कृतिक प्रक्रियाओं की सापेक्षिक स्वतंत्रता पर अल्थुजर द्वारा बल दिए जाने के कारण एक और संस्कृति के अध्ययन के उपमार्गों के द्वारा खुले तो दूसरी ओर आर्थिक निर्धारणवादी आधार पर किए जाने वाले पूर्ववर्ती मार्क्सवादी शोध का मार्ग बाधित हुआ है।
सोवियत साम्राज्य का पतन, पूर्वी एशियाई साम्यवादी देशों का पूंजीवाद में बदलाव तथा पश्चिमी साम्यवादी दलों में व्यापक टूटन एवं विघटन को पूंजीवाद और उदारवादी लोकतंत्र की निर्णायक अंतिम विजय के रूप में देखा जा सकता है। अल्थुजर को इन सभी बातों का पूर्वाभास था। सन 1967 के उपरांत आत्मलोचन संबंधी उनका ढेर सारा साहित्य सामने आया, जिस पर तत्कालीन उग्रवादी विद्यार्थी आंदोलन की छाप देखी जा सकती है। इससे प्रतीत होता है कि इन घटनाओं के बाद अल्थुजर साहब विज्ञान की प्रकृति संबंधी अपने पूर्ववर्ती सिद्धांत के प्रति कठोर प्रतिबद्धता के पीछे हटने लगे और दर्शन शास्त्र को विज्ञान और राजनीति के बीच मध्यस्थता करने वाले मानने लगे। अल्थुजर साहब के विचारों के प्रति मार्क्सवादियों का पूर्णतः मोहभंग नहीं हुआ। आज भी उनके विचारों के क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में मार्क्सवादी अपने पैर जमाए हुए हैं। यही नहीं, उत्तर आधुनिकतावाद की जातियों की शुरुआत के कारण अल्थुजर साहब के विचारों के प्रति पुनः रुझान पैदा होने के आहट का एहसास होने लगा है। मॉन्टेस्क्यू प्रमुख कृतियाँ, मतलब प्रमुख पुस्तकें जो अल्थुजर साहब की हैं, अल्थुजर साहब की, उन्हें पहला हो गया मॉन्टेस्क्यू पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री जो 1959 में आई। मॉन्टेस्क्यू पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री जो 1959 में आई। दूसरा हो गया फॉर मार्क्स जो 1966 में आया। दूसरा हो गया फॉर मार्क्स जो 1966 में आ गया। तीसरा हो गया रीडिंग कैपिटल जो 1970 में आया। रीडिंग कैपिटल जो 1970 में आया। चौथा हो गया लेनिन एंड फिलोसफी एंड अदर एसे जो 1971 में आया। लेनिन एंड फिलोसफी एंड अदर एसे जो 1971 में आया। चौथा पुस्तक हो गया, पाँचवा हो गया एसे इन सेल्फ क्रिटिज्म जो 1973 में आया। एसे इन सेल्फ क्रिटिज्म जो 1973 में आया। अगला मतलब लास्ट पुस्तक हो गया पोजीशन जो 1976 में आया। तो 2, 2, 4, 2, 6 पुस्तक जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा कुछ पुस्तकें लिखी हैं जो उतना वीआईपी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आज जो अभी हम वर्णन कर रहे हैं वह लुईस अल्थुजर साहब का वर्णन किए हैं। और लुईस अल्थुजर साहब जो है समाजशास्त्र के अंदर सोशलॉजिस्ट में अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। ये हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, उपयोगी और महत्वपूर्ण है। दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, जब तक सोशलॉजिस्ट का अध्ययन नहीं हो तब तक समाजशास्त्र विषय को आप समझ नहीं सकते। समाजशास्त्र विषय जो है समाजशास्त्रियों यानी सोशलिस्टों पर अध्ययन है। तो आज जो हम लुईस अल्थुजर का जो वर्णन किए हैं इसके बार बार स्मरण कीजिएगा, मनन कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा। यह प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी है। दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, A to Z, बड़ा से बड़ा हो, छोटा से छोटा हो या मीडियम हो, कोई भी एग्ज़ाम के लिए लुईस अल्थुजर साहब बहुत इम्पोर्टेंट, उपयोगी और महत्वपूर्ण है। बार बार डियर स्टूडेंट, बार बार स्मरण अध्ययन करने से आपको इसके बारे में समझ आएगा। और जब समझ आएगा तब आप जो है सो इसमें धीरे धीरे समाजशास्त्र में आपको रुचि पैदा होने लगेगा। और जब समाजशास्त्र में रुचि पैदा होने लगेगा तो कोई भी एग्ज़ाम आपके लिए आसान हो जाएगा। तो समाजशास्त्र विषय या कोई भी सब्जेक्ट को जब तक आप बार बार अध्ययन नहीं करेंगे तब तक उस विषय पर कमांड होना आपको उतना आसान नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर अगले समाजशास्त्रियों का वर्णन करेंगे। जय सोशियोलॉजी, जय सोशियोलॉजी, जय सोशियोलॉजी, जय सोशियोलॉजी, जय समाजशास्त्र, जय समाजशास्त्र, जय समाजशास्त्र, जय समाजशास्त्र। जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।